The variation of density of phase points in the phase space. अब ये इसकी जरूरत क्यों है, इसके इस पे आ जाए एंड उसी से हम लोग समझेंगे द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है इक्विलिब्रियम का? रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट हो उस समय। रेट ऑफ चेंज। यस सर। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम माने समझते हो? Mechanical equilibrium, thermal equilibrium. From the Liouville's theorem, we can conclude about the, एक मिनट भाई रुक जाओ, condition of statistical equilibrium. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? सर पूरे सिस्टम में हीट का एक डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में उसका ट्रांसफर नहीं हो रहा होता है, ट्रांसफर नहीं होता है। वहां पे जो है इक्विलिब्रियम में, जब भी कोई इक्विलिब्रियम की हम लोग बात करते हैं उसमें एक कॉन्स्टेंसी आती है। थर्मल कॉन्स्टेंसी का मतलब है जो फ्लो है वो नहीं होता है, जैसा बताया तुमने ठीक है कि फ्लो नहीं होता है उसमें। थर्मल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, थर्मल इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है जहां पे तुम्हारा जो बॉडी है, जो सिस्टम तुम ले रहे हो, इट इज इन सच ए स्टेट कि उसका टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हो गया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, टाइम के साथ जो हीट का फ्लो हो रहा है, दैट बिकम्स जीरो। टाइम के साथ जो डेरिवेटिव है वो जीरो हो जाता है। अगर हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो वहां पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है सिस्टम पे, वो जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट नहीं होता, उसका जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाता है। अगर हम डेंसिटी, कांस्टेंट डेंसिटी की बात करें तो वहां पे डेंसिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। तो ये लियोवाइल्स थ्योरम में जो कल हम लोगों ने पढ़ा, फ्रॉम दैट लियोवाइल्स थ्योरम we can understand the meaning of the statistical equilibrium of a system. यहाँ पे हम लोग statistical equilibrium की बात कर रहे हैं। स्टेटिस्टिकली जो है वो सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में। स्टेटिस्टिकल जब भी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट्स दैट रिप्रेजेंट द सिस्टम इन द फेज स्पेस, एंड इन दिस केस जो हमारा फ्लो है यहां पर भी, एज द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, it will be some constant, yeah, it will there will be time derivative that will be zero. When we are talking about the statistical equilibrium, then we are concerned with the phase points and their density in the specific region of the phase space. फेज स्पेस फिर से याद दिला दे, फेज स्पेस वो स्पेस होता है जहां पर हम किसी भी पॉइंट को और एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं बाय देयर पोजीशन एंड मोशन। मोशन के लिए हमारे पास मोमेंटम होता है। तो यहाँ पे एनी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एनी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम
implies that there is no flow of the associated quantity or the time rate of change of the quantity is zero, or the quantity remains constant in time. ये जो है बेसिकली दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो यहाँ पर स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम की हम लोग बात करेंगे. यहाँ पर पहले हम एग्जांपल दे दें. फॉर एग्जांपल, ए सिस्टम इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम has net external force 0 and thus there is no change in velocity and the acceleration is 0. In case of statistical system, when the system is described by a collection of or a cloud of phase points, then the equilibrium condition is तो यहाँ पे जो हमारा इक्विलिब्रियम का कंडीशन स्टैटिस्टिकल सिस्टम के लिए होता है, दैट कंडीशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स इज 0, या डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स रिमेन्स कांस्टेंट इन टाइम इज द डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स रिमेन कांस्टेंट इन टाइम. ये जो है टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता है टाइम के साथ. तो मैथमेटिकली जो है दिस इज द कंडीशन फॉर स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम, कि डेंसिटी जो है फेज पॉइंट्स का इन द फेज स्पेस इट रिमेन्स कांस्टेंट, वो जो है टाइम के साथ चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो हमारे पास जो इससे पहले इक्वेशन था फॉर द लियोवाइल्स थ्योरम का इक्वेशन हम फिर से यहाँ पे दे देते हैं. एक सेकेंड, एक मिनट रुक जाओ भाई. From the Liouville's equation, we have, हमारे पास जो लियोवाइल्स इक्वेशन था वो कुछ इस प्रकार का था. The condition of equilibrium implies that the quantity, तो ये अगर कंडीशन है कि डेल रो बाई डेल टी ये 0 है, या जो डेंसिटी है फेज पॉइंट्स की ये 0 है, तो दिस मीन्स ये वाला जो क्वांटिटी राइट हैंड साइड में है it will be equal to 0, which implies that there is no outflow of the phase points from the region of phase space. फेज स्पेस से जो है कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा, डेंसिटी जो है फेज पॉइंट्स की वो कांस्टेंट है.
तो इसी को जो है हम कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में Q और P जो कि हमारा आइडेंटिटी होता है हमारे फेज स्पेस में किसी भी सिस्टम या पार्टिकल को जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय द पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स. वी कैन से इन सेंस in the phase space, we identify the system or the points by their position and momentum coordinates. We can say that the condition for the statistical equilibrium is, तो हमारे पास कंडीशन ये होता है रो क्यू पी, रो व्हिच इज ए फंक्शन ऑफ द डेंसिटी मोमेंटम एंड पोजीशन कोऑर्डिनेट्स. ये जो है इट इज ए कांस्टेंट. ठीक, दिस इज द कंडीशन फॉर स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम. इसको हम एक और तरीके से भी कह सकते हैं कि जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स हैं जिससे हम सिस्टम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे हैव ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन फेज स्पेस. जब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, इन दैट केस जो फ्लो है पॉइंट्स का दैट रिमेन्स कांस्टेंट इन टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ जो डेंसिटी है वो remains constant in time. This is a case of uniform distribution of phase points. Statistical equilibrium is thus a condition where there is a uniform distribution of the phase points in the फेज स्पेस रीजन. तो ये हमारा कंडीशन होता है ऑफ स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम में जो डेंसिटी है, दिस डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, और जो हमारे फेज पॉइंट्स है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. सो विद दिस कंसेप्ट हम लोग जो है इसमें आगे बढ़ेंगे एंड वी विल कम टू द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद एंसेम्बल थ्योरी. ये बताओ, प्रोबेबिलिटी के बारे में तुम सभी लोग जानते हो, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता है. ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट हम क्यों यूज करते हैं? है? इसी से जुड़ा है तुम्हारा एंसेम्बल थ्योरी. प्रोबेबिलिटी समझते हो ना, मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी तो पढ़ा होगा. यस सर. प्रोबेबिलिटी हम क्यों यूज करते हैं? व्हाई डू वी यूज प्रोबेबिलिटी? अगर तुमसे कोई ये पूछे कि भैया प्रोबेबिलिटी हम कहाँ यूज करते हैं? सर हम एक किसी मैथमेटिकल इवेंट का चांस जानने के लिए सर. कि हम एक बहुत ही शार्प तरीके से उसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन करते हैं ताकि हम एक अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर पाए चीजें कि हमें जो आउटकम मिलेगा उसकी कितना हमारा फेवरेबल है. वो सिंपल सी चीज है. हाँ, ये सब तो जब मैथमेटिकल कई वैल्यू होती है तो सर, हाँ, बेसिकली सर बेसिकली जो है सिचुएशन ये उसमें से है. एक को पाने के लिए हाँ? सर मल्टीपल चॉइस है हमारे पास, तो उसमें से किसी एक को कैसे मतलब मिल सकता है, मिलने के जो चांसेस होते हैं मान लो प्रोबेबिलिटी. इसके बाद तुम कोई एग्जाम देने गए, वहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया, तुम कैसे प्रोबेबिलिटी लगाओगे वहां? बेसिकली तुम्हारी बात भी सही है, सबकी बात सही है. बेसिकली जैसा इन्होंने बताया, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट हम तब यूज करते हैं व्हेन वी डोंट हैव एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन. हम सिक्का उछाल रहे हैं, प्रोवाइडेड कि वो सिक्का सिनेमा वाला सिक्का ना हो. We don't know exactly what is the condition that will produce a head and what is the condition that will produce a tail. हमें नहीं मालूम. वो कॉइन को हमने फ्लिप किया, अब वो फ्लिप करते हुए कॉइन का जो मास है, डेंसिटी है, उसका जो स्ट्रक्चर है,
एयर में वो ट्रेवल कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, एयर ड्रैग कैसे काम कर रहा है, जिसके कारण से कोई एक आउटकम आ सकता है, हेड या टेल, वी डोंट नो, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, वी हैव ए लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। हम अगर कोई डाइस को थ्रो कर रहे हैं, वी डोंट नो कि 1 2 3 4 5 या 6 कोई एक फेस हमारे सामने आएगा, उसका एग्जैक्ट कंडीशन क्या है। हमें जो है, हमें डाइस दिख रहा है भाई, 6 फेसेस हैं उसके, लेकिन किस क्या कंडीशन है एक पर्टिकुलर नंबर के ऊपर आने की, दिखने की, एक पर्टिकुलर डिजिट के दिखने की, वी डोंट हैव दैट इंफॉर्मेशन। इसके लिए हमको बहुत कुछ पता करना होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, डाइस को अगर हम थ्रो कर रहे हैं, वो सरफेस पे जो है कुछ देर लुढ़क रहा है, फ्रिक्शन कैसे काम कर रहा है, टॉर्क कैसे लग रहा है, वी नीड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वी डोंट हैव दैट इंफॉर्मेशन। अगेन यहाँ पे एक्सेप्शन है कि वो शकुनी मामा का पासा नहीं है, जो नॉर्मल कंडीशंस। दिस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन लीड्स टू द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। इन अदर वर्ड्स, तुम्हारे क्वांटम की अगर बात करें, वी डोंट हैव डिटर्मिनिज्म, हमारे पास डिटर्मिनिज्म नहीं है, हम डिटरमाइंड होके नहीं कह सकते कि नहीं हम ये करेंगे तो ये आउटकम हो। और यही कंसेप्ट जो है, ये स्टैटिस्टिकल टूल्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी इसीलिए आता है बिकॉज यू डोंट हैव एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। तुम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, you don't know what process या what step will provide you the exact result। तुम्हारे पास, तुम रीडिंग्स लेते जाते हो, कई सारे रिजल्ट्स आते, तुम फिर एवरेज करते हो, डेविएशन निकालते हो, और भी कई तरह के स्टैटिस्टिकल टूल्स हम लोग यूज करते हैं। तो किसी भी सिस्टम में जहां पर वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स और लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स की अगर हम बात करें, वी डोंट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन। एक सिलेंडर में कोई गैस कंटेन्ड है, उसका हर एक पार्टिकल कहाँ मोशन कर रहा है, कैसे मोशन कर रहा है, वी डोंट नो द एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ईच पार्टिकल, सब रैंडमली मूव कर रहे हैं। In those situations, we need statistical tools, and probability is one of them. We require the concept of probability in those situations where we don't have exact information or all the details of the system हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास जो है एक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। यू डोंट नो एवरी सिंगल डिटेल्स of that system, of that particle. For example, in the game of dice, or tossing a coin, we do not know what are the factors that will produce a particular outcome. तो इस तरह की सिचुएशन में, in these situations, we have to find the, यहाँ पे हम लोग पॉसिबिलिटी निकालते, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी that a particular outcome or result will occur, which is basically
which is basically a fraction of the total number of outcomes. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का एक फ्रैक्शन होता है. प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली ए फ्रैक्शन. जो हमारे टोटल आउटकम्स होते हैं, कॉइन उछाला तो दो चीजें हो सकती हैं. दो कंडीशंस हैं हमारे पास, हेड और टेल. उसमें हेड आने का कितना पॉसिबिलिटी है, टेल आने का कितना पॉसिबिलिटी है, हम कैलकुलेट करते हैं. डाइस में भी हम यही काम करते हैं. और अगर हमारे पास इस तरह का सिस्टम है जहां पर वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स और लार्ज नंबर ऑफ एंटिटीज, वी डोंट नो द माइन्यूट डिटेल्स. माइन्यूट माने बहुत छोटा छोटा डिटेल्स जो है हर एक पार्टिकल का हमें नहीं मालूम होता. इन केस ऑफ ए सिस्टम दैट कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ particles or entities, we do not know the exact details or the exact equation of motion of each particle. Here we need statistical tools or probability concepts to make some conclusion. एक सेकेंड. To make some नहीं, to draw conclusions about the system. तो यहाँ पर हमको स्टेटिस्टिकल टूल्स या ये जो प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट है इसकी जरूरत पड़ती है, बिकॉज वी डोंट हैव एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन. वी हैव ए लैक ऑफ डिटर्मिनेंसी. हम डिटरमाइंड होके नहीं कह सकते हैं कि यही रिजल्ट आएगा. और यही चीज जो है हमारे एक्सपेरिमेंट्स में भी होता है. वी हैव ए लैक ऑफ determinacy in our process of measurement. The same thing applies when we have a large number of observations in an experiment, or we have random quantities या randomly varying quantities like that in a wave. तो यहाँ पर जो है हमारे पास डिटर्मिनेंसी. अब तुम्हारे पास मान लो कोई एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है, वो अपना पोलैरिटी और अपना मैग्नीट्यूड जो है टाइम के साथ पीरियोडिकली चेंज कर रहा. तो ये जो है एक ये चेंजिंग क्वांटिटी है. तो वहां पर भी हम लोग स्टेटिस्टिकल टूल्स का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल एक बहुत कॉमन टूल है जब हम लोग एसी पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर. सुना है? आरएमएस करंट, आरएमएस वोल्टेज, सुना है इसके बारे में? यस सर. क्या होता है आरएमएस करंट या आरएमएस जो क्वांटिटी है वो क्या होता है? इसको हम लोग आरएमएस बोलते हैं. तुम लोग सर थर्मोडायनामिक्स इसमें स्क्वायर का सर मीन्स लेते हैं. हाँ वो तो लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर. ये स्क्वायरिंग Yes, प्रोसेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. रूट लेते हैं, मीन रहता है हमारे पास, एवरेज रहता है, फिर हम स्क्वायर करते हैं. ये एक अलग टॉपिक है, दैट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. समय रहा तो हम डिस्कस करेंगे. ये यहाँ पर भी काम आता है. तुम लोग काइनेटिक थ्योरी पढ़े, उसमें एक आता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आता है ना? यस सर. यस सर। वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है? जब हम लोग एसी की बात करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज या रूट मीन स्क्वायर
करंट जो है दैट इज द इक्विवेलेंट ऑफ डीसी। डीसी में क्या होता है, कोई पोलैरिटी या डायरेक्शन का चेंज नहीं होता, कॉन्स्टेंटली फ्लो करता है। तो बेसिकली ये जो रूट मीन स्क्वायर करके हम निकालते हैं, वी आर एक्चुअली फाइंडिंग आउट द नेट कंटेंट आफ्टर कटिंग द वेरिएशंस। जो ये वेव लाइक वेरिएशंस है उसको कट करके हमारे पास नेट क्वांटिटी क्या होता है वो हम निकालते हैं। ये एक स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग जो यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे एक वेव जैसा फिनोमेना है। हम तुमको डायग्राम देने की कोशिश करते हैं, यस सर, नेगेटिव पार्ट हटाने के लिए सर ना। खाली नेगेटिव पार्ट हटाने के लिए। लेट मी शो यू द डायग्राम अगर है तो। अब यहाँ पे एक डायग्राम है, लेट मी शो यू। ये जो है ये एक आर्टिकल है, इसमें जो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इन्होंने समझाया है। ये जो तुम देख रहे हो ये सब बाकी का छोड़ो, ये जो डायग्राम तुम इधर लेफ्ट वाला डायग्राम देखो, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा हुआ है, नीचे भी खींचा हुआ है, दिख रहा है? यस सर। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इट इज डिस्क्राइबिंग द इक्विवेलेंट अमाउंट, माने अगर एसी है, वेरिएशन वाला क्वांटिटी है, रैंडमली वेरिंग वेव जैसा क्वांटिटी है, उसमें ये सब ऊपर नीचे छांट करके हमारे पास नेट क्या बचता है उसको ये हॉरिजॉन्टल लाइन बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग स्टैटिस्टिकल टूल्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। रूट मीन स्क्वायर, इट इज ए स्टैटिस्टिकल टूल। द हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो the equivalent of EC, which is the current or voltage with net value, net माने सारा जो है एक्सट्रैक्ट करके, नेट माने होता है सब कुछ काट छाट के जो बचा उसको बोलते हैं नेट, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। which is the net value, net value without variations। तो ये जो क्वांटिटी है रूट मीन स्क्वायर, इट इज ऑल्सो ए स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो हम लोग अभी अपने इसमें आते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो ये सारे टेक्निक्स जो है ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या प्रोबेबिलिटी के टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं व्हेन वी हैव ए लैक ऑफ डिटरमिनेंसी। लैक ऑफ डिटरमिनेंसी कब आता है, जब रैंडम वेरिएशंस होते हैं, वेव लाइक वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो सिस्टम है स्टैटिस्टिकल सिस्टम, जो कि बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, चाहे वो गैस हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो। तो इसको दो तरह के जो है इसके डिस्क्रिप्शंस होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट। तो जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है ऑफ ए सिस्टम दैट इज मेड ऑफ मेनी पार्टिकल्स, जिसको हम लोग मैक्रो स्टेट या मैक्रोस्कोपिक स्टेट कहते हैं, ये मैक्रो स्टेट के जो क्वांटिटीज होते हैं दैट वी कैन डिटरमाइन बाय मेजरमेंट्स, या इसको हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं मेजरमेंट के जरिए। नाउ देयर आर टू थिंग्स जिसका इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होता। पहला है द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटर्नल पैरामीटर्स। जैसे कोई सिस्टम है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, तो उसमें एग्जैक्टली कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रहे हैं, कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स काम कर रहे हैं, वी डोंट नो। कई बार हम लोग चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। मोशन ले रहे हैं, हमने मान लिया एयर ड्रैग नहीं है, बट एयर ड्रैग इज देयर, कैसे वो एक्ट कर रहा है वी डोंट नो। ये पहला लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, हम लिखेंगे सब। और दूसरा होता है इंफॉर्मेशन अबाउट द इनिशियल प्रिपरेशन ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम जब बना था उस समय इसमें पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज थे, उसमें इस तरह इसके पार्टिकल्स किस तरह से मूव कर रहे थे,
वी डोंट हैव दिस इंफॉर्मेशन। ये दो मेन इंफॉर्मेशन होता है जो हमारे पास नहीं होता है, एंड दैट डिमांड्स द यूज ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक और स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट्स। For a system which is made of a large number of particles, we don't have exact information of two aspects, जिसमें से पहला है the exact information about the external parameters that affect the system and the initial preparation of the system, how the particles were arranged or were moving when the system was formed। तो ये दो मेन चीजें हैं जिसके बारे में हमारे पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होता, और ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन निकालना संभव भी नहीं, जरूरत भी नहीं इनफैक्ट। सो वी यूज द कंसेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड द प्रोबेबिलिस्टिक कंसेप्ट्स। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। इसीलिए तो यहाँ पे कई सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जब हमारे पास इस तरह का सिस्टम है कि वी डोंट हैव एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द डिटेल्स, द स्मॉल डिटेल्स ऑफ द सिस्टम, तब उसके बारे में कोई कंक्लूजन या कोई तुम्हारी भाषा में जिसको प्रेडिक्शन बोलते हैं वो निकालने के लिए वी नीड ए थ्योरी, वी नीड ए मैथमेटिकल टूल। थ्योरी नहीं कहेंगे, वी नीड ए मैथमेटिकल टूल। और इसी टूल को जो है एंसेम्बल थ्योरी कहा जाता है। एंसेम्बल का लिटरल मतलब एक बार इससे पहले भी हमने बताया था। एंसेम्बल जो होता है, क्या बताया था, याद है? यस सर, अगर एक जैसे कई सिस्टम ले तो उनको एंसेम्बल्स बोलेंगे, ऐसे बताए थे। एक तरह के जो डिक्शनरी है या तुम्हारा जो विकिपीडिया है, दैट डिफाइंस एंसेम्बल एज ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। म्यूजिक बजाने वाले, कोई तबला बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई तानपुरा बजा रहा है, ये सभी लोग जो है अपना अपना एक एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को बजाने का टेक्निक अलग अलग है, उस इंस्ट्रूमेंट का जो डिटेल्स है वो अलग अलग है। कोई स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, कोई जो है वो वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन है, बट कलेक्टिवली दे आर प्रोड्यूसिंग ए म्यूजिक। एक म्यूजिक वो दे रहे हैं। ओवरऑल हम क्या सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, उसमें एक म्यूजिक बज रहा है, उसमें तबला भी है, उसमें फ्लूट भी है, उसमें सितार, ढोल, खरताल सब है। सबका डिटेल्स अलग अलग है। जो ढोल बजा रहा है उसका बजाने का टेक्निक अलग है, उसका मैकेनिज्म अलग है। जो सितार बजा रहा है उसका अलग है। लेकिन ये ओवरऑल जो है एक कलेक्टिव सिस्टम बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द म्यूजिक। बेसिकली जो डिफिनीशन है जो विकिपीडिया देता है वो ये है। तो एंसेम्बल जो होता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो फिजिक्स में हम लोग डिफाइन करते हैं, that all have identical external properties या macroscopic properties. To study such systems, we need a concept, we need a mathematical tool to make predictions or conclusions about the system। ठीक है, एक मैथमेटिकल टूल की हमको जरूरत है। इट इज नॉट समथिंग विच इज फिजिकल और विच ऑकर्स, ये एक मैथमेटिकल टूल है।
फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन एग्जाम्पल पे आते हैं, ज्योतिष समझते हो? ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर, जो हाथ वाथ Yes, देखते हैं, sir. पत्थर उत्थर देते हैं, लोगों का बहुत विश्वास Yes, होता है sir. उन पे। खैर विश्वास की बात अलग है, वो अपना अपना थिंकिंग है। वो जो है न्यूज़पेपर हो चाहे कहीं भी जो है नेट पे आता है, आज का वो क्या कहते हैं, हॉरोस्कोप, टुडेज हॉरोस्कोप, आज का राशिफल देखता है कभी? यस सर। तो उसमें जो है जो 12 जो कंस्टिलेशंस है, जो 12 जोडियक साइंस है, उनका एक वो देते हैं, आज ये होगा, आज वो होगा, आज ये होगा। कभी मिलाया है? जैसे आज का निकला, आज तुम्हारे साथ वही हुआ सर क्या? 2-4 दिन पर रिपीट करता है। है सर 2-4 दिन पर रिपीट करता है, एक ही जैसी बातें होती हैं उसमें। वो भी जो है बेसिकली एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है। उसने क्या किया कि जैसे मान लो कोई एक जोडियक साइन का व्यक्ति है, मान लो वो भेड़ का है, क्या बोलते हैं उसको, एरीज, व्हाटएवर। उसने जो है वो उसके पास एक डाटा है, एक चार्ट होता है उन लोगों के पास। उसने 100 या 1000 लोगों का जो है एक देखा बिहेवियर की इस तरह का हो रहा है, और उसी बेसिस पे उन्होंने जो है एक बना दिया। अब जो उस तरह का जो कुछ लोग ठगते भी हैं, रोज एक ही निकाल दिया, तो दैट इज ऑल्सो ए स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। अब उनके पास ये पता नहीं, उनको ये नहीं पता है कि कोई एक जोडियक साइन है, वो पता नहीं कहां पर है, बट द पीपल दे आर स्टडिंग, they are from different sectors of the society, और वो जो है उनका एक ओवरऑल देख करके निकाल देता है, नौकरी में ये होगा, प्रेम विवाह में ये होगा, पैसे में ये होगा, एक्सीडेंट होगा, मर जाओगे, जी जाओगे, कुछ ऐसा निकाल देते हैं। दैट इज ऑल्सो बेसिकली ए स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। तो यहाँ पे जिस मैथमेटिकल टूल की हम बात करेंगे, द मैथमेटिकल टूल वी रिक्वायर टू स्टडी सच कलेक्शन, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो वी आर स्टडिंग ए सिस्टम। जब भी हम लोग स्टेटिस्टिकल, तुमसे अगर कोई पूछे कि भाई स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में तुम क्या पढ़ते हो, सिंपल सा जवाब देना, वी ऑब्जर्व ए सिस्टम एज ए कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और जहां भी ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात आती है, वी नीड स्टेटिस्टिकल टूल्स। जैसे कोई सॉलिड है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स तुम लोगों को पढ़ाया जा रहा है ना? यस सर। क्या पढ़ाया गया अभी तक उसमें? है? सर पिछला क्लास हमने नहीं किया था सर, और कोई लोग किया किए था? तुमने नहीं किया था और कोई किया था? चलो जाने दो। सर उसमें लैटिस के बारे में इसमें बता रहे थे तो। हाँ, लैटिस वगैरह बताया जाता है। उसमें तुम लोग देखते हो, उसमें पढ़ाया जाता है कि भाई एक जो सॉलिड फॉर्म हुआ, उसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस तरह से माने उसमें जो मेनली उसमें स्ट्रक्चरल स्टडी करते हैं। जब हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आते हैं, वी कंसीडर दिस सॉलिड एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में जो है जुड़े हैं एक दूसरे से। उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक प्रकार का है। लिक्विड में चले जाएं, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक प्रकार का है। तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है, यू आर ऑब्जर्विंग द सॉलिड, लिक्विड और गैस, व्हाटएवर इट इज, एज ए कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे जो मैथमेटिकल टूल वी रिक्वायर टू स्टडी सच कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लार्ज नंबर of particles is called the ensemble concept। इसी को हम लोग ensemble concept बोलते हैं या ensemble theory बोलते हैं। Ensemble is a mathematical description of a system which is
made of a large number of particles that have random motions and random coordinates। हम इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में रख रहे हैं। तो ये एक मैथमेटिकल टूल है, ऐसा नहीं है कि जो है फिजिकली हम एंसेंबल को देख सकते हैं। ये एक, जैसे लैटिस की बात तुमने की, लैटिस इज ए मैथमेटिकल कंसेप्ट, मैथमेटिकल होता है ना। लैटिस की जो Yes, तुम sir. बात करते हो, लैटिस इज ए मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन। उसी में जो है हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस आता है, एवाल्ड स्फीयर आता है। दे आर मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शंस ऑफ द सिस्टम। उससे हम सिस्टम को समझते हैं। कारण क्या है कि उसके अंदर हम देख के नहीं समझ सकते। हम एटम्स इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज है, हमको एकदम साफ साफ आंखों से नहीं दिखता है। तो यहाँ पर जो एंसेंबल है, दिस इज ए मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन। तो ये जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ये जो स्टैटिस्टिकल तरीके से चीजों को देखना, स्टैटिस्टिकल तरीके से मतलब टू ऑब्जर्व द थिंग्स एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसको गिब्स ने इंट्रोड्यूस किया था। और इन्होंने 3 तरह के एंसेंबल्स की बात की। पहले यहाँ पे हम लिख दें, ये एंसेंबल इज ए कलेक्शन ऑफ a large number of systems that are identical from the outside, or they have same macroscopic states। उनका मैक्रोस्कोपिक स्टेट जो है वो सेम है। माने मैक्रोस्कोपिक माने वो स्टेट जो हम देख सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। तो ये जो है एक बेसिकली कलेक्शन है ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम्स। तो इसको इंट्रोड्यूस किया था गिब्स ने। गिब्स इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ ensembles to study the statistical behavior or the statistical systems। इसको स्टडी करने के लिए जो है ये गिब्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गिब्स। और इन्होंने 3 सिस्टम्स की बात की थी। हम लोग वो 3 सिस्टम्स को देखेंगे। अब ये जो 3 सिस्टम, पहले हम थोड़ा सा आउटलाइन इसका बता दें। ये जो 3 सिस्टम इन्होंने बताया था, 3 तरह के एंसेंबल बताए थे, इनका क्लासिफिकेशन उन्होंने कैसे किया था? हाउ डिड ही क्लासिफाई दिस 3 टाइप्स ऑफ एंसेंबल? इसका क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरैक्शन। वो किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्शन माने समझते हो? अरे भाई, तुम किसी से इंटरैक्ट कर रहे हो तो क्या मतलब होता है उसका? सर बातचीत करना, सर समझना। बातचीत करना, समझना, हाँ ये होता है। और कोई मतलब? इंटरैक्शन जब भी हम लोग करते हैं, बातचीत कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, वी आर एक्सचेंजिंग समथिंग, वी आर एक्सचेंजिंग आइडियाज, वी आर एक्सचेंजिंग थॉट्स। तो ये जो लोगों से मिलने का जो प्रक्रिया होता है, जब तुम अपने घर से बाहर निकलते हो, घर की बात अलग है, बाहर निकलते हो, यू आर इन ए लार्ज सिस्टम। तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी दुनिया खुली है। तुम्हारे सामने टीचर है, तुम्हारे सामने तुम्हारा क्लासमेट है, और भी लोग हैं। The way you are interacting, the way you are exchanging ideas and thoughts with the people, that determines कि तुम्हारा बिहेवियर या तुम्हारा नेचर किस प्रकार का है। तो यहाँ पर गिब्स ने जो ये बताया था, क्लासिफिकेशन किया था, that was done on the manner of interaction. Gibbs described
three types of ensembles. The classification depends on the manner in which the systems interact. किसका इंटरेक्शन होता, कैसे होता, हम लोग देखेंगे। तो इस पर डिपेंड करता है इनका जो डिस्ट्रीब्यूट माने क्लासिफिकेशन। ये हर एक जो एंसेंबल इन्होंने बताया, 3 प्रकार के हम नाम देंगे अभी, इन सब में खास बात होती है दे हैव ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किसका? मेनली हम लोग एनर्जी का बात करते हैं कि एनर्जी किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज अगेन ए स्टैटिस्टिकल टर्म। ईच of the ensemble as described by Gibbs has a specific distribution. हर एक का एक स्पेसिफिक अपना डिस्ट्रीब्यूशन होता है। The distribution is mainly concerned with energy, number of particles, energy, वॉल्यूम नहीं रखते। तो इसी पर जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन इनका डिपेंड करता है। ठीक, तो ये उनका ये एक मैथमेटिकल टूल इन्होंने बताया। अब कोई भी फिजिकल सिस्टम है वो कई प्रकार से इंटरैक्ट कर सकता है। कई प्रकार से मतलब एक प्रकार ये है कि उसने इंटरैक्शन के दौरान इट इज एक्सचेंजिंग एनर्जी विथ सम अदर बॉडी। ड्यूरिंग द इंटरैक्शन इट कैन ऑल्सो एक्सचेंज मैटर, जिसको हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह रहे हैं, वो भी एक्सचेंज कर सकता है। बेसिकली ये जो सारा एक्सचेंज प्रोसेस होता है, ये जो इंटरैक्शन प्रोसेस होता है, it has one objective, it has one purpose, to attain some particular state, and that particular state is of equilibrium. The interaction of a physical system can occur by different ways, of which the most common are: 1, exchange of energy, and 2, exchange of मैटर। ये 2 प्रकार जो है, मैटर और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये 2 तरीके से जो है ये एक्सचेंज हो सकता है। मेजर जो मेन 2 तरीके हैं वो यही। ठीक है, तो इसी बेसिस पे जो है इन्होंने 3 टाइप्स के एंसेंबल्स को डिस्क्राइब किया। अब उनका नाम लिख दिया जाए। द 3 टाइप्स ऑफ ensembles। पहला इन्होंने जो बताया that is called micro canonical ensemble, second is canonical ensemble, third is grand canonical ensemble। ये सब जो है ये चीजें तुमको कहीं भी में किसी भी टेक्स्ट बुक में मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज ये है, ये जो कैनोनिकल वर्ड आता है ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी आता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी आता है। एमएससी में जाओगे पढ़ोगे, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी आता है। कैनोनिकल का क्या मतलब होता है?
कुछ आइडिया है? नो सर। कभी सुना है इससे पहले कैनोनिकल? यस सर, मतलब कांस्टेंट नहीं रहेगा ये कोई सिंबल। नहीं, अभी हम एंसेम्बल की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल बात कर रहे हैं कैनोनिकल का मतलब क्या होता है। कैनोनिकल सर शायद मतलब मूविंग। मूविंग। और कोई? सर रिलेटिंग टू जनरल स्ट्रक्चर और जनरल फार्मूला। सर अरेंजमेंट डिफरेंस होती हैं कैनोनिकल फॉर्म में, मतलब अलग अलग टाइप की अरेंजमेंट्स। किस तरह के अरेंजमेंट अलग अलग होते हैं? सर जैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जब बनाते हैं तो सर उसमें होती है कहाँ कैनोनिकल फॉर्म। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में घुस रहे हो? सिंपल हमको उस माने लिटरल मीनिंग बताओ ना, कैनोनिकल का क्या मतलब होता है? सर किसी जनरल रूल या किसी जनरल फॉर्मूला से जो चले उसको सर कैनोनिकल कहते हैं। सिंपल सी बात है, कैनोनिकल की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है डील कर रहे हैं विद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब होता है लॉज ऑफ मोशन की हम बात कर रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर हम मैकेनिक्स की बात करें या फिजिक्स की बात करें, कैनोनिकल का मतलब होता है वो कोऑर्डिनेट्स दैट डिस्क्राइब द फिजिकल सिस्टम एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन द फेज स्पेस। या कहने का सेंस ये है, द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स दैट कंप्लीटली डिस्क्राइब द मोशन एंड पोजीशन ऑफ द सिस्टम इन द फेज स्पेस, उसको हम लोग कैनोनिकल बोलते हैं। कैनोनिकल in the language of mechanics or classical mechanics implies the set of coordinates that completely describes the system in terms of the position and momentum, or describes the system in the phase space। तो इसी तरह के सेट को जो है हम लोग कहते हैं कैनोनिकल। कैनोनिकल शब्द का यही मतलब, अभी हम लोग इसी को लेकर के चले। एक और जैसे वर्ड आता है कंजुगेट। कंजुगेट माने तो समझते हो? लो, अरे कंजुगेट माने समझते हो ना? यस सर। कंजुगेट माने होता है उल्टा। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ए प्लस आई बी का ए माइनस आई बी होता है। तो हम लोग जो है इसके बाद कल के क्लास में देखेंगे द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ द एंसेम्बल, और ये एक एक एंसेम्बल क्या बताता है हमको, क्या फिजिकल इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है।